हाँ, तो देखो जैसा कि मान लो सर्किट है और उसमें जो है तो मान लो कि मतलब कि ये जो करंट है यानी आई है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, कम है या तो फिर ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझो कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि करंट कितना होगा। तो जैसे कि मान लो कि वही है कि मतलब एक पानी का बाल्टी वाला जैसे है, तो जैसे कि इसमें देखो तो यहाँ इसमें यहाँ तक पानी है और मान लो यहाँ पे यहाँ तक पानी है, तो इसमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस वाले केस में यहाँ तक पानी है और नीचे इधर है, उधर वाला कट गया है, उधर वाला देखो ध्यान देना, तो इसमें इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब इसमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसलिए जो है इसमें जो है पानी जो है ज़्यादा तेज़ी से इधर जाएगा, क्योंकि मतलब वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ी से करे मतलब कि पानी फ्लो करेगा। तो और ये इस पर नहीं डिपेंड करेगा कि ये पतला मोटा, वो तो पहले ही जानते हो। तो बस वही है कि क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है वो जिस केस में से इस केस में ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा तेज़ी से पानी फ्लो करेगा। ऐसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इस देखो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो और इसी को लोग सेल भी बोल सकते हो और इसी को लोग जो है वोल्टेज भी बोलते हैं। तो उससे कंफ्यूज ना होना, वो सेल ही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो वही है कि वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा। और अगर मान लो वोल्टेज जीरो हो गया तो करंट भी जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वही है कि पोटेंशियल डिफरेंट कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज, और वोल्टेज क्या है, वही सेल बैटरी लगाए हैं उसी को हम बोलते हैं, इतना सिंपल है। और इसको कांस्टेंट का साइन लगाओगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, कांस्टेंट का साइन लगाओगे, हटाओगे R लग जाएगा तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। और इसको जो है फर्दर जो है मान लो कि ये आर को इधर भेज दो तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। और इसका ये मतलब है कि देखो आई जो है वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और आर के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। जैसे मान लो इधर लिखते हैं आई देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है क्योंकि ऊपर की तरफ है आई जो है वी के और जो है आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि मतलब जितना करंट ज़्यादा होगा तो वोल्टेज तो ज़्यादा ही होगा। अगर करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा है, इसीलिए करंट ज़्यादा है। यानी सेल में ज़्यादा दम है तो इसीलिए करंट ज़्यादा है। लेकिन करंट ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम है उसकी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही चीज़ है, वोल्टेज मतलब ये सेल पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस कंडक्टर पे, ये मतलब ये दूसरी चीज़ हो जाएगी। और इसको चाहो तो आर को इधर रख के आई भी उधर बेच सकते हो, तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये वाला वो भी अलग कर लेना। लेकिन इससे ये हो कि इसकी इन्वर्सली वो ज़्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा, ये पता चलेगा। तो वहीं से रेजिस्टेंस की शुरुआत हो गई थी कि वो उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो कि वो है तो इसमें मतलब अपना एटम है और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो देखो होता क्या है रेजिस्टेंस, जैसे कि मान लो इस मतलब वायर में एटम होता ही है और इलेक्ट्रॉन एक थो निकल चुका होता है तो फ्रीली जो है मूव कर रहा होता है। तो मूव करते वक्त वो एटम से टकराता है, तो जिसकी वजह से जो है एटम से हीट निकलती है। क्यों? क्योंकि वही है इलेक्ट्रॉन जो है दौड़ के आ रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अब जब एटम से टकराया तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर आएगी। तो इसी को हम मतलब रेजिस्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एटम के टकराया तो जिसकी वजह से ये बार बार देखो, जैसे कि अब मान लो कि एक ही जगह थोड़ी टकराया, जैसे कि मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और
भैया ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये देखो इतनी और बाकी सब एटम है। सोचो इतना जगह टकराया तो इतनी बार एटम से टकराने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन मतलब अब धीरे धीरे मूव करेगा, तो उसी की रुकावट के जो कि मतलब एटम की वजह से अगर एक्चुअली में देखो तो क्रिएट हो रहा है तो इसी की रुकावट को हम जो रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते वक्त एटम से टकरा के वो टकराने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, वही चीज़ है कि धीरे धीरे तब पहुँचेगा, तो इसी को हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और ये फ्रिक्शन की तरह भी बोल सकते हो कि रेजिस्ट करता है, जैसे फ्रिक्शन होता है वैसे ये भी कह सकते हो। तो ये चीज़ हो गई, समझ गए ना। वही इलेक्ट्रॉन जब एटम से टकराता है तो उसके वजह से वो सारी चीज़ें होती हैं, बार बार टकराता है और टाइम ज़्यादा लगेगा। फॉर्मूला भी कुछ कुछ देख लो तो देखो वही है कि टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको रेजिस्ट करना, वही तो चार्ज है, तो रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। और देखो ये कंडक्टर की एबिलिटी होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी भी आएंगे, अरे मतलब उस पर भी आएंगे, अभी क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की एबिलिटी। अब कंडक्टर यहाँ पे बल्ब भी हो सकता है, और या तो जो तार लेते हो उस पर्टिकुलर तार की, देखो उस पर्टिकुलर तार में भी जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो तो है ही, लेकिन उसका अपना एक रेजिस्टेंस भी है, तार का भी रेजिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा। या तो कोई भी कंपोनेंट लगाए हो, मान लो रेजिस्टेंस ही लगा दिए तो कुछ भी लगा दिए, तो वो सारी चीज़ें कंडक्टर की एबिलिटी। और इसकी SI यूनिट ओम होती है। और देखो कुछ थोड़ा सा बस न्यूमेरिकल, ताकि ये पता चले, जैसे कि मान लो कि वोल्टेज यानी कि सेल बोल सकते हैं, दोनों केस में 100 वो वोल्टेज है, लेकिन फिर भी करंट मतलब सेम नहीं होगा, वोल्टेज भले सेम है। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि केवल वोल्टेज नहीं, किसी और भी चीज़ पे यानी रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो मान लो दोनों केस में 100 वोल्ट है और रेजिस्टेंस एक केस में 20 ओम है, एक केस में 50 ओम है, तो I = V/R होता है। तो एक बार V तो मतलब दोनों केस में 100 है ही, वोल्टेज तो सेम है ही, लेकिन इस केस में जो है रेजिस्टेंस 20 ओम है और इस केस में 50 ओम है, तो काटोगे तो इधर 2 आएगा और इसको काटोगे तो 5 आएगा, तो यानी कि 5 एम्पियर आ रहा है एक में करंट और एक में जो है 2 एम्पियर आ रहा है। तो यानी कि भले ही वोल्टेज सेम था लेकिन फिर भी करंट डिफरेंट आया, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट था, तो इससे प्रूफ होता है। और 1 ओम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, वही इसका डेफिनेशन भी बन जाता है। तो वही है 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर = 1 ओम। और इसका मतलब वो सिंबल देखो, सिंबल यही है कि ऐसे ऐसे देखो, ये तुम ध्यान से देखो तो सड़क पे भी ऐसा कहीं ना कहीं होता है, ये इरेगुलरिटी होती है जिसकी वजह से आप बाइक को स्लो करके चलाने लगते हो, वो रुकावट पैदा करती है रास्ते में आपको बाइक चलाते वक्त, तो उससे भी इसको याद रख सकते हो, इस तरीके का साइन होता है। और देखो अगर इसी पे तुम ऐसे एरो लगा दोगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन हो जाता है, जिसमें आप मतलब ये चीज़ को इधर उधर मूव करके आप जो है इधर उधर जिधर भी उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। तो ये 2 तरह का रेजिस्टेंस मेनली हो गया। अब देखो वो रेजिस्टेंट था, अब अगला आता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो हम वायर लेंगे उस वायर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसका अपना रेजिस्टेंस क्या है। देखो उस वायर में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उस वायर का अपना रेजिस्टेंस जो कि अभी जो बताएंगे उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेंथ वगैरह पे, चौड़ाई उड़ाई पे, ये तो होता ही है, लेकिन उसका अपना वायर का में 2 चीज़ें होती है, उसका अपना वायर का भी रेजिस्टिविटी होता है कि वो किस मटेरियल कॉपर से बना है। जानते पहले भी थे, लेकिन पहले लगता था कि केवल वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वायर में भी अपना रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी अलग, दोनों उसमें भी अलग होता है। तो देखो तो अलग होता, छोड़ो। तो देखो रेजिस्टेंस जो है वो समझ जाओ ट्रैफिक की तरह है। तो देखो अगर तो लंबा रोड होगा बहुत, यानी कि मान लो बहुत दूर 500 किलोमीटर तक होगा, तो जो है सोचो रास्ते में फिर 500 किलोमीटर है तो कितना हो सकता है, 50 बार ट्रैफिक आए, कितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। और वहीं पे मान लो अगर केवल 10 किलोमीटर का रोड होता तो हो सकता है केवल 1 2 3 ही बार ट्रैफिक आए। तो वही है, जितना लंबा जर्नी रहेगा, जितना लंबा रोड रहेगा,
रहेगा उतना ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा। तो वही है कि लेंथ जितना ज़्यादा होगा यानी जितना लंबा रोड होगा उतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो वैसे ही इसमें भी जैसे मान लो वायर अगर इतना छोटा है तो उसमें हो सकता है टीनी एटम से टकराए इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा से टकरा कर समझने के लिए बोलो। लेकिन अगर वहीं पे लंबा रोड डाल ले लिए तो बहुत सारे एटम होंगे। अब तो बहुत सारे एटम से वो एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो अब ज़्यादा टाइम लगेगा उसको जाते वक्त। तो आने की रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहीं ना कहीं लेंथ हुआ। देखो लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस रुकावट भी ज़्यादा होगी। तो देखो वही है, जितना लंबा रोड होगा उतना ही ज़्यादा रुकावट होगी, उतना ही ज़्यादा रुकावट होगी तो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। अब देखो एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा कि देखो रोड जितना चौड़ा होगा, मान लो एक केस में इतना रोड बोलो या तो इसको वायर दोनों भी बोल सकते हो, और एक केस में चौड़ा रोड है तो देखो पतली मतलब रोड में मतलब ज़्यादा बाइक्स होंगी, ज़्यादा मतलब भीड़ होगा तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। लेकिन चौड़ी रोड पे लोग दूर दूर थोड़ा रहेंगे, इसमें मतलब एक ही मतलब घुसे तो चौड़ी रोड में रुक। तो वही है कि जितना चौड़ा रोड होगा तो उतना लोग भी कम होंगे तो ट्रैफिक भी कम होगा। यानी कि जितना चौड़ा रोड होगा, जितना चौड़ा वायर होगा उतना जो है मतलब रुकावट जो है कम होगी, क्योंकि लोग कम है, क्योंकि एटम्स कम है। इसलिए ये जो है कह सकते हैं जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रुकावट कम होगा, क्योंकि लोग या एटम्स कम होंगे जितना चौड़ा रोड या वायर होगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। एरिया मतलब वही चौड़ाई, अब चौड़ाई तो लिखोगे नहीं, एरिया लिख सकते हो तो वो हो गया। अब दोनों फार्मूले को पुट कर दोगे तो हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जिसमें कांस्टेंट का साइन हटाओगे तो रोल लगेगा। यानी कि अब एक चीज़ पे और डिपेंड करेगी, उस दोनों पे तो करेगी कि अब रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगी। उस पर्टिकुलर मटेरियल जो कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की एबिलिटी क्या है तो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे लिख सकते लिखा हूँ कॉपर की एबिलिटी है तो उस पर डिपेंड करेगा। तो देख सकते हो जैसा कि रेजिस्टेंस किन की चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन यानी वही कितना चौड़ा है, और दूसरा जो है कि लेंथ कितना ज़्यादा है, और तीसरा जो है जो पर्टिकुलर जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम का लिए हो तो उसका रोल का वैल्यू क्या है। इसको इस तरीके से भी रोल का एग्जाम्पल समझ सकते हो कि रोल जो है नेचर ऑफ रोड है। मान लो कि ये किसी मतलब इंडिया हो गया तो इंडिया में मान लो कि ये मतलब ज़्यादा भीड़ वगैरह होंगी, वैसे ही मान लो कोई मतलब जिसमें कम पॉपुलेशन वाले लोग होंगे, देश के अकॉर्डिंग भी ये रुकावट मतलब कम ज़्यादा होगी। समझ लो किसी में मतलब कि देश में मतलब दूसरे देश में मान लो कम भीड़ रहेगी तो उधर जो है मतलब ऐसा ही कुछ था तो उधर जो है मतलब वो भी कम होगा, रुकावट भी कम होगी। या तो ये भी कह सकते हो मान लो रास्ते में नेचर ऑफ रास्ता क्या है, मान लो गड्ढा उड्ढा होगा तो उधर भी जो है और उसकी वजह से भी रुकावट पैदा होगी। तो वही गड्ढा हो सकता है लोग ज़्यादा हो, कंट्री, वही सारी चीज़ें हैं। तो उसको उससे एग्जाम्पल्स भी समझा। तो देखो तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है कि ये जो है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज दी करंट। रेजिस्टेंस क्या था, वो कंडक्टर की एबिलिटी थी। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की एबिलिटी थी, और ये जो है उस मटेरियल की एबिलिटी है, उस पर्टिकुलर की किस जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से किस तरह का मेटल्स या एलॉयज या अभी आएंगे एक और चीज़ तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का। तो वो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज दी करंट। और इनफैक्ट कि देखो ये केवल तीन चीज़ पे ही नहीं डिपेंड करता, जैसे कि आर इज इक्वल टू रोल अपॉन ए, ये इनफैक्ट टेम्परेचर नहीं, रेजिस्टेंस तो उसी तीन पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा और कम होने से चेंज हो जाती है, जो कि हमें पढ़ना नहीं इस क्लास में। लेकिन देखो अब रोल का फॉर्मूला देखो तो उसको देखो वही है जैसा कि इधर था
तो इसको मतलब इधर ले जा दो तो ये R इंटू ए हो जाएगा, और फिर L को नीचे ले जाओगे तो R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। तो वह फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू ए बाई एल। देखो इससे ये भी पता चल रहा है कि रोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी भी उस कॉपर की जिसका भी ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा एरिया जितना ज़्यादा चौड़ाई होगा उतना ज़्यादा रोल का वैल्यू होगा। इससे ये भी पता चलता है। ये मैं प्लस बनाया हूँ लेकिन काम का है। और जितना कम लेंथ होगा उतना ज़्यादा जो है रेजिस्टिविटी होगा, जितना कम लेंथ होगा उतना ज़्यादा जो है रेजिस्टिविटी होगा। तो पूरा कंक्लूड किया जाए तो किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, एक तो डिपेंड कर रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया क्या है, ए यानी वही चौड़ाई कितना है। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उस वायर का लेंथ या जिसका भी लेंथ क्या है उस पे। और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। और चौथा किस पे डिपेंड कर रहा है? रोल पे, यानी कि उस पर्टिकुलर वायर या तो जिस पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या है। तो वही आर एल का रोल अपॉन इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो एक अगली इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे कि एक ग्राफ होता है, उसको हो सकता है तो दिखाएंगे। जैसा कि उसमें ये सबसे पहले कंडक्टर होता है, सबसे पहले आता है, उसके बाद एलॉय आता है, उसके बाद इंसुलेटर आता है। तो देख सकते हो यही टेबल है जिसमें मतलब ये कंडक्टर की मतलब उस पर्टिकुलर जो मतलब जो पीरियोडिक टेबल में से जो अलग अलग नाम हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, टंगस्टेन, मरकरी, निक्रोम, इबोनाइट, पेपर। तो इस सब पर्टिकुलर का रेजिस्टिविटी क्या है? तो देखो इसमें से सबसे जो कह सकते हैं ऊपर, यानी कि सबसे मतलब जो टॉप में आता है वो सिल्वर है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा देखो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो है, नहीं मतलब देखो सबसे कम जो है, देखो यहाँ पे एक ठो एरो है तो यानी सबसे कम इसकी होगी, फिर उससे ज़्यादा एलॉयस की रेजिस्टिविटी होगी, और उससे ज़्यादा इंसुलेटर की तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा, इतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा कि करंट ही नहीं फ्लो कर पाएगा। इसलिए इसको तो यूज़ करना बेकार है, क्योंकि जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो वही तो फ्लो कराने के लिए तो ही तो रोकना है, वह फ्लो करा मतलब फ्लो तो कराना ही है, और मतलब करंट तो फ्लो ही कराना है, बस उस करंट को रोकने के लिए हम रेजिस्टिविटी यूज़ करते हैं। अब जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो उसका क्या होता है? इसीलिए इंसुलेटर का तो यूज़ नहीं करेगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही उसकी रेजिस्टिविटी है, लेकिन उससे कम जो है एलॉयस की है, और सबसे कम तो वो कंडक्टर की है। जैसे सिल्वर बताए थे उसकी रेजिस्टिविटी जो है सिल्वर की कम है, यानी कि वो करंट को देखो रेजिस्टिविटी कम है यानी कि रेजिस्ट कम करेगा, अपोज कम करेगा करंट को, वो अपोज जो है कम करेगा, और करंट को अपोज कम करेगा यानी कि करंट ज़्यादा पास हो पाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो हो पाएगा। तो वही चीज़ है कि जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो अपोज भी करंट को कम कर पाएगा, तो करंट ज़्यादा पास हो पाएगा। इसीलिए जो है सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होती है तो उसको यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा करंट पास हो पाए। और देखो ये लॉज वाला याद रखना, ये यूज होगा आगे कि ये लॉज की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसकी तो यूज इंसुलेटर करते हैं लेकिन वो तो एकदम ही नहीं फ्लो करने कोई मतलब ही नहीं ऐसा बताया है। ये याद रखना, ये एप्लीकेशन में यूज होगा कि ये लॉज की क्योंकि रेजिस्टिविटी कम आती है तो जहाँ पे रेजिस्टिविटी हमें कम रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि बल्ब में आएगा और प्रेस के एग्जाम्पल में आएगा और भी चीज़ों पर, तो वहाँ पर हम वो यूज करेंगे। अभी आएगा एक चीज़ और समझो कि मतलब जिस चीज़ की रेजिस्टिविटी जितनी कम होती है यानी कि जितना कम वो रेजिस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा जो है करंट मतलब फ्लो हो पाएगा, जैसे यहाँ बताए थे, तो यानी कि उतना ही ज़्यादा वो कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस चीज़ की जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा कंडक्ट हो पाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, यानी कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। पहले केवल फॉर्मूला पता था, अब समझ आ गया क्यों, क्योंकि वही कि रेजिस्टिविटी कम है तो करंट अपोज कम करेगा, यानी सिंपल रेजिस्टिविटी कम है, कम अपोज करेगा तो करंट
ज़्यादा फ्लो हो पाएगा, करंट ज़्यादा कंडक्ट हो पाएगा। तो वही है, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब देखो अगला आता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। देखो इसमें एक तो फॉर्मूला जैसा कि ये केवल जानने के लिए पढ़ते थे, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ थी। जैसा कि पहले तो ये समझो, जैसा कि ये सब चीज़ें हैं, तो देखो इसमें से आई फ्लो करेगा। देखो इसमें से क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हुआ उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए पहले भी आई था, यहाँ भी आई है, और फिर क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है कि अब I1 I2 I3 हो जाएगा। जैसा कि इस केस में क्या है, मान लो कि इधर से आई जा रहा है, इधर से आई जा रहा है, अब इधर क्योंकि डिवाइड हो गया, जो कि डिवाइड हो गया तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड भी इसी बेसिस पे हुआ है कि जो कंपोनेंट्स का रेजिस्टेंस है तीनों में वो क्या होगा, इसीलिए जो है ये डिवाइड ही इसीलिए हुआ शायद से I1 I2 I3 में। और इसमें तो एक ही जगह जा रहा है, तो इसमें क्या डिवाइड होगा, इसमें सभी जगह आई ही है, यानी कि करंट जो है सभी जगह सेम है। और इस केस में जो है ये मतलब डिफरेंट हो जा रहा है I1 I2 I3 में। हालांकि यहाँ तक चलो, यहाँ I1 I2 I2, और ये क्यों हो रहा पता चल रहा है ना, क्योंकि कंपोनेंट का रेजिस्टेंस, इसका अपना अलग रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना अलग रेजिस्टेंस, इसका अपना अलग रेजिस्टेंस होगा, तो वो अलग है इसलिए। लेकिन बाद में फिर से वही आई गया था, और फिर से बाद में जो है आई ही निकलेगा, लेकिन बीच में डिवाइड हो रहा है, लेकिन बाद में फिर से वही आई ही आएगा, लेकिन बीच में डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है वही है। इस केस में जो है करंट जो है सेम है सब जगह, और इस केस में जो है डिवाइड हो जा रहा है। I1 I2 I3 करंट का हो गया, ये इसमें डिवाइड हो रहा है, उसमें सेम है। और देखो वोल्टेज जो है कि वोल्टेज मतलब क्या हो रहा है, तो देखो जैसा कि यहाँ पे मतलब वोल्ट मीटर कनेक्ट करो, फिर इस केस में वोल्ट मीटर कनेक्ट करो, फिर इस केस में वोल्ट मीटर कनेक्ट करो, तो इस केस में जो है वोल्टेज मतलब तीनों में डिफरेंट आएगा। क्यों नहीं पता, लेकिन बस ये पता है कि वोल्टेज डिफरेंट आएगा, पता नहीं क्यों, साथ से मतलब एक बार ये यूज करेगा, ये बार ये तो यूज करेगा, पता नहीं क्यों। और इस केस में क्योंकि देखो इस केस में जो है वोल्टेज जो है मतलब लगाओगे तो जितना वोल्टेज सभी, ये भी वही वोल्ट यूज़ करेगा, ये भी वही वोल्ट यूज़ करेगा, ये भी वही वोल्ट यूज़ करेगा। तो इस केस में जो है वोल्टेज डिफरेंट है, V1 + V2 + V3, और इसमें वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, या सेल बैटरी बोलो, तो वो सेम है। ये वाला नहीं समझ लगा, लेकिन हाँ जी ये था जितना वो बता रही है, इसमें डिवाइड होगा, इसमें सेम है। तो देखो जिसकी वजह से होगा क्या, नहीं जिसके वजह से नहीं, अब पता नहीं किसके वजह से, लेकिन इसमें जो है बल्ब जो है कम ग्लो करेगा इस वाले केस में, लेकिन इस वाले केस में बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। तो देखो क्योंकि बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है ये तो जो है इलेक्ट्रिसिटी भी, यानी कि सेल्स ज़्यादा यूज़ करेगा, सेल्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये उतना सस्टेनेबल नहीं है। भले ही लाइट ज़्यादा, तो बस वही है कि उसमें बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन करंट जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसमें टाकी प्रोपोर्शनल है कि बल्ब धीरे धीरे ग्लो करता रहेगा, तो करंट भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और देखो फॉर्मूला पढ़े समझो, जो मेन है वो देखो, जैसे कि मान लो कि इसको डिराइव करना था, क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन इसलिए नहीं कर पाए। तो देखो जैसा कि इधर से आई जा रहा है, और इधर क्या है, इसको चेक करने के लिए वो मीटर जो भी लगाते हैं लगा दो। तो मान लो इधर भी आई ही जा रहा है। तो देखो बस करना यही है कि तो सबसे पहले तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये रेजिस्टेंस, कि हम 3 रेजिस्टेंस की जगह, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि हम 3 रेजिस्टेंस की जगह कौन सा एक रेजिस्टेंस केवल लगा दें तो वो तीनों के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। जैसे हम पहले सोचते थे किसी का भी होता है, नहीं, ये रेजिस्टेंस का कि 3 की जगह हम कौन सा एक लगा दें ताकि मतलब हमें उससे रिजल्ट मतलब सेम प्रोड्यूस हो जाए। 3 की जगह कौन सा एक रेजिस्टेंस, मान लो RS का मतलब सीरीज हो जाएगा, तो वो लगा दे। तो वही है, RS = R1 + R2 + R3। लेकिन जब पैरेलल रेजिस्टेंस का पैरेलल में बात करोगे तो इसमें यही है कि
तीन की जगह कौन सा एक रेजिस्टेंस इतना लगा दे कि वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो। तो इसमें वही है, इसमें बस 1/, हो जाता है हर जगह 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना भी लगा रहेगा उसके अकॉर्डिंग 1/, हो जाता है। तो देखो, जैसा कि पहले सोचते थे 4 अलग अलग सिचुएशन होता था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मेन 2 ही होता था, पैरेलल और जो है सीरीज का। तो देखो, हमें इंग्लिश में बोलना था, हम भूल गए थे, छोड़। तो देखो, इन सीरीज व्हेन वी कनेक्ट ओनली 2 सिचुएशन इन सीरीज, when we connect, then it's give the maximum current, or whatever you can say, it gives maximum. To when the maximize the effect of current, we will add the circuit in series. For suppose 30 ohm, 30 ohm, 30, and all will be added and gives 90 ohm. To maximize the effect of current, we add in a such सीरीज। एंड देखो, ऐसे ही भूल जाओगे आप इसमें काफ़ी बार, क्योंकि अभी हैबिट नहीं बनी हुई है भूलने की, या अलग अलग बहाव में भूल जाओगे, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट रहना है, जिसका एवरेज से इम्प्रूव होगे। तो छोड़ो। सो इन व्हेन वी अटैच इन पैरेलल, then it will, when whatever you can, then you have to add, and after that it will come 10 ohm, means in parallel it minimize the effect of current. So when we have to minimize the effect of current, then we add in parallel, and whatever the mode 2 situation which we think that this is nothing but this is the addition of RP, means resistance in parallel plus resistance in series, means first you have to any can add, not necessary to first we have to add series or parallel. Let's suppose first solve this according to the parallel law 1 by of, and after that add into in series, and like that we have to decide first. You can add 30 plus 30 60, or you can add first this, or can also you can do this. That is doesn't matter. The only thing is that whatever you was think that was not true, but that is the different situation. No, it is same. The only thing that this is connected is parallel. According to that, we have to solve it parallel, and this is the series. In series to वही RP plus में RS, and like that this is also first you have to add RS, and then according to then these two will become one resistance. When you add it, then these two will be in parallel. When you solve these two, this will become one resistance, like so. You have to solve according to parallel. That was simple. RP plus में RS, RP plus में RS. So let's understand what is heat generated. So heat generated like electron with a speed, and because of speed there is present a kinetic energy. When when collides with atom, then it will release some form of heat, because the electron was kinetic energy. Because of that heat will be produced. So because of the concept of energy conservation law, whatever what was initial energy not create not destroy, they because of that kinetic energy converts it into heat energy. Like when you hit the bullet in a target, then there in the form of dhua, and some heat will be produced. Why heat and dhua is produced? Because the kinetic energy when motion bullet, when it hit, it will stop at a point, and all the kinetic energy according to law of conservation of energy, it will converted in some other form of energy in heat energy. Such like that in electron which attacks to attack to atom, that concept is used. So let's derive the formula. So we do not learn the formula of any in the
इस चैप्टर ऑफ एनर्जी, बट वी हैव लर्न द फॉर्मूला ऑफ वर्क, नो वर्क, एंड वर्क इज इक्विवेलेंट, not equal but equivalent to energy, and energy is equivalent to heat. Energy is a form of heat, so can say work is because of equivalent to energy, and because of energy is equivalent to heat. So we have to find work that will be equal to or equivalent to energy that will equal, means the formula will be same. So first, whatever the formula, we what voltage is equal to work done per charge. So send it this side the charge, so work will be voltage into charge. So W is equal to V into Q according to that, and because work is equivalent to energy and energy equivalent to heat, can say that formula will also be same, and V Q, and by that if you project and here Q, I is equal to Q by T, current is equal to charge per unit time, so send time is this side to find the Q, means what was the Q charge, maybe is according to we find the value of Q, which is IT. So V I T, one formula we will derive, and the second one is also you can replace the V. Let's see in the question, when you give the time, current and voltage, then you have to use this, and when voltage is not given, resistance is given, you have to use this, because in this formula which voltage is not present, resistance is present. So V is equal to IR, so V is equal to IR, and so IR light and IT, copy it from first equation. Let's suppose this is first equation, so IR into RT, so I square RT, this will be our second formula, I square RT, and from this derived third formula also. So this not this, so in this case now we have to replace the I, so V is equal to IR, so send R this side, so I is equal to V by R, and V by R, and from first equation V T is left, so into it from V and T, this is V, this is T, into it, then become it, so V into from V square T by R, so that is the thing, the formula you can do that, and the main three formulas which is H is equal to VIT, if in this voltage is given with that QC, and this when resistance is mainly given, and in this case when current is not given, resistance and voltage is this. In this case current in this, according to that whatever option is concerned you can put it. देखो हम बस टाइम नहीं है इसलिए हम हिंदी में बोल रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बस यही बोलूँगा। देखो तो अगला है टू डिज़ाइन हीटिंग कॉयल, यानी कि हीटिंग कॉयल कैसे बनाएं। तो देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, देखो कुछ नहीं है, बस वही जो फॉर्मूला था ना कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो वही फॉर्मूला है कि देखो H उसके अकॉर्डिंग कह सकते हो, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर था, R भी था, T भी था, तो वही है कि देखो इधर लिखा भी है कि हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वही है। एक बार जो है आई यानी कि करंट के स्क्वायर होगा, आई करंट के स्क्वायर एक बार होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बार रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक बार टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही फॉर्मूला, इसी को बस उन्होंने सेंटेंस के फॉर्म में बोल दिया। अगर इसमें तुम ध्यान से देखो तो हीटिंग कॉयल जब डिज़ाइन करोगे तो वो डिपेंड करेगा इस पे भी ज़्यादातर क्योंकि स्पेशली इस पे कि रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है कि उसका रेजिस्टेंस क्या हीटिंग कॉयल का, क्योंकि मेन वही है, क्योंकि हीट होगा। छोड़ो, तो देखो उसके अकॉर्डिंग देखो यार रेजिस्टेंस अब हम इसमें फिल आउट करेंगे बनाने में। देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोल अपॉन में ए, तो देखो इसके अकॉर्डिंग देखो रोल यानी कि रोल
मतलब वही, तो देखो इसमें हम वही एलॉयज़ यूज़ करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। यूज़ हम इंसुलेटर करते हैं, लेकिन क्योंकि इंसुलेटर कितनी ज़्यादा, जब वो करंट ही नहीं फ़्लो करने देगा तो मतलब ही नहीं, इसलिए हम जो करंट एटलीस्ट फ़्लो तो करने दो, इसलिए ये जिसकी मैक्सिमम होगी जो कि एलॉयज़ की होगी तो वही है, रेजिस्टिविटी जिसका ज़्यादा होगा तो एलॉयज़ का यूज़ करेंगे। और लेंथ हम ज़्यादा लेंगे, और क्योंकि हम लेंथ ज़्यादा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए उस चीज़ को अगर हम कॉयल कर दे तो जो पहले उतने में आ रही थी अब इतने में हो सकता है आ जाए, इसीलिए हम उसको कॉयल कर देंगे लेंथ को। और तीसरा जो है हम एरिया, यानी कि वही कि हम चौड़ाई जो है वो इतनी नहीं रखेंगे, उसको हम कम कर देंगे चौड़ाई, जिसके लिए जो है इस साइन बनाया गया कि हाँ इसको थिन रखना है। इसका एक एप्लीकेशन अगर देखोगे, देखो यही 3 चीज़ को बेसिस में कि रेजिस्टेंस के हम हीटिंग कॉइल डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि अगर बल्ब में देखो तो इसमें लेंथ जो है ज़्यादा है, क्योंकि जो टंगस्टन है वो ध्यान से देखो तो वो कॉइल्ड रहता है, और जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम है, जिसकी वजह से होगा क्या कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो गया, और क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो गया, वही है ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो इनटू होगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो किसी न किसी चीज़ के फॉर्म में ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो ट्रांसफ़र होगा लाइट एनर्जी के फॉर्म में, और फिर इसी की वजह से हमारा बल्ब ग्रो करता है। और पिघलता इसलिए नहीं क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है। सोच रहे हो कहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, कहाँ से 3380 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए नहीं पिघलता है। और देखो अगला एप्लीकेशन एक और कि जैसे इलेक्ट्रिकल यूज, जैसा कि वो यूज होता है कि जैसे घर में अचानक से अगर वोल्टेज बहुत हाई हो जाए तो क्योंकि एसी फ्रिज वगैरह कुछ भी बल्ब वगैरह ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए ये चीज़ लगाई जाती है, जिसका ये जो है ये पीबी यानी लेड का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। देखो इसमें कुछ कुछ लिखा है, इसमें लिखा है कि मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, थिकनेस कम होता है, लेकिन बस वही समझो क्योंकि इसका मतलब मेल्टिंग देखो, इसका मेल्टिंग क्योंकि पॉइंट कम होता है तो इस जब भी वोल्टेज हाई होगा तो क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वोल्टेज हाई होने के, देखो पहले नॉर्मल मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली लाइट आती थी तो उतना इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था, लेकिन क्योंकि अब वोल्टेज हाई हो गया तो 100 से अब बढ़ जाएगा, तो अब इतना ये केवल सह पाता था 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम था, यानी कि उतना था जितना सहता सह रहा था, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा हो गया तो इसलिए अब ये पिघल जाएगा, और फिर सर्किट जो पहले ये कंप्लीट करने का काम करती थी, ये कंप्लीट करने का काम करती थी, ये बताना भूल गया था, तो अब ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिर स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह एमसीबी आता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे ऑटोमेटिकली वो डाउन हो जाता है, और फिर दोबारा फिर से चेंज नहीं करना पड़ता। इसमें ये जो कॉयल देख रहे हो इसमें केवल ये फिर से चेंज करना होता है, पूरा ये नहीं, लेकिन उसमें केवल वापस उठाना होता है, लेकिन छोड़ जो भी हो। अब अगला बस एक और आता है पावर। देखो ये जितना पहले कठिन सोचते थे उससे ज़्यादा और आसान बन गया है, जब चीज़ें आप चीज़ों को डिटेल में समझ जाते हो तो क्यों हो गया होता है आपको ये पता होता है, इसलिए एक्चुअल में अब देखो तो कम टाइम लगता है, लेकिन हालांकि ज़्यादा जैसे कि पहले चीज़ था, लेकिन छोड़ बस वही है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम है। तो देखो हम पिछले अभी वर्क और वर्क को आप एनर्जी भी या तो कह सकते हो हीट, वर्क इज इक्वल इक्वल जो भी बोलो हीट, तो देखो वर्क, तो बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आया कि अपॉन में टाइम हो जाएगा सबसे, यही बस एक चीज़ जो कि आपको लॉन्ग टर्म में याद रख के चलनी है, जिससे सारी चीज़ें 20-80% जैसा होता है, तो बस यही वो 20% से रिजल्ट दिलाएगी। देखो वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी अपॉन भी टाइम कह सकते हो, या तो कह सकते हो वो इक्विवेलेंट टू हीट अपॉन में टाइम, तो वही है जो सारा हीट का फॉर्मूला था, जैसे कि मान लो वो VIT/RT/V²T/R, तो उसमें हर एक फार्मूला को टी से आप डिवाइड कर दो, जैसा कि मतलब पहला VIT को आप टी से डिवाइड करोगे तो टी कट जाएगा और केवल VI बचेगा, वैसे ही दूसरा में I² में भी टी कट जाएगा तो केवल I² बचेगा, तीसरे में भी टी कट जाएगा तो V²/R बच जाएगा। वही है क्योंकि टाइम्स इसमें बस एक्स्ट्रा आ जाता है, जिससे डिवाइड हो जाता है, तो वही चीज़ें जो हीट में थी बस उसमें से टी चला जाता है क्योंकि टी डिवाइड हो जाता है, केवल यही एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है पावर में, एक ही वर्क अपॉन में टाइम से डिवाइड होकर कट जाता है वो।
बट ये करंट का पोजीशन बता रहा है किसका, मटेरियल का, सिर्फ मटेरियल का ठेकेदारी है इसका। और ये पूरे वायर का, यहाँ ओवरऑल वायर का लेंथ और एरिया भी कितना है वो सबसे डिटरमाइन होगा, अलॉन्ग विद द मटेरियल डिटरमाइन होगा रेजिस्टेंस। ओके, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये देखो यहाँ पर आर जो है फार्मूला में एल भी एरिया भी है, सो इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, वेयर रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन लेंथ और एरिया। फार्मूला में कहां है इसका फार्मूला कहां है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर एग्जांपल्स है। अब ये मान लो ये कॉपर का वायर, ये भी कॉपर का वायर, इसका लेंथ एल एल ले लेते हैं कैपिटल, एरिया ले लेते हैं कैपिटल, इसको हम स्मॉल ले लेते हैं, इसको स्मॉल है। तो लेंथ एरिया इसका दोनों का अलग-अलग है, लेकिन दोनों कॉपर से बने हैं। अगर दोनों कॉपर से बने, लेंथ एरिया अलग-अलग है, तो अगर दोनों कॉपर से बने ऑब्वियसली तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम। रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या है, दोनों की सेम है। आगे बात समझ में, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या आएगा, रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। फिर मे बी सम स्पेशल केस, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग-अलग होगा, बिकॉज़ लेंथ एरिया अलग-अलग है। ओके, रेजिस्टिविटी सेम क्योंकि मटेरियल सेम है। और क्या सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर दोनों का लेंथ हमने सेम रखा है, दोनों का एरिया और क्रॉस सेक्शन हमने सेम रखा है, बट दोनों का मटेरियल अलग है। दिस इज कॉपर एंड दिस इज एल्युमिनियम। ठीक है, एक कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो क्या बोल सकते हो कि दोनों का लेंथ और एरिया सेम है, बट स्टिल देयर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी तो अलग ही रहेगा, बिकॉज़ मटेरियल अलग है। तो इसका रेजिस्टिविटी रो 1, इसका रेजिस्टिविटी रो 2। तो अगर लेंथ और एरिया सेम होने के बाद भी अगर रेजिस्टिविटी अलग है, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, रो एल अपॉन ए, तो इसका होगा रो 1 एल बाय ए और इसका होगा रो 2 एल बाय ए। तो भले एल बाय ए सेम है, बट ये चेंज हो जाने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका R1 इसका R2। सो समझ गए, रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की एबिलिटी वो अलग हो गई, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में डिफरेंस करेगा। अब यहाँ पर देखो, लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम और मटेरियल्स भी सेम, यानी रेजिस्टिविटी भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, डायमेंशन सब सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों का। तो देखो ये तीन केस अभी थोड़ा समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और टाइम है नहीं, लेकिन बस वही है कि जैसा चीज़ था उसी के अकॉर्डिंग कॉमन था बहुत। यहाँ पे जैसे कि वो तो एक चीज़ दोनों चेंज हो रहा था, एक चीज़ तो चेंज हो ही रहा था, रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा था क्योंकि वो उसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, ऐसा ही कुछ था।